जल रहा है नेपाल। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौम्या ओम प्रकाश और आज मैं आप सबका करियर विद सौम्या पे स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि नेपाल में जेनजीज ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है। अब आप कहेंगे कि जेनजी जो है नेपाल में क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि नेपाल ने जो है 26 सोशल मीडिया एप्लीकेशंस पे बैन लगा दिया था, जिसमें से फेसबुक, यूट्यूब और एक्स ये सारे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आते हैं। अब सवाल इतना बड़ा है कि जेनजीज ने ये जो प्रोटेस्ट शुरू किया था वो आज जो है इतना वायलेंट स्टेज पे पहुंच चुका है। देख सकते हैं आप, ये आप कहेंगे कि कहां पे आग लग रही है। ये नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर है उनके घर को यहां पे आग लगा दिया गया है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो बहुत यहां पे खुश हैं। ये जो जेनजी प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें जो जेनजीज इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो यहाँ पे बहुत खुशी से नाच रहे हैं कि हमने जो है पीएम के घर को यहाँ पे आग लगा दी है। इसी को देखते हुए जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है और ये जो है सबसे बड़ी खबर है कि ठीक है, यहाँ पे इतना वायलेंट स्टेज पहुंचा, इन्होंने इस्तीफा दिया और ये जो है नेपाल छोड़ के भी जा चुके हैं। आप सोच सकते हैं कि ये प्रोटेस्ट जो है कितनी वायलेंट स्टेज पे जा चुका है कि जो पीएम है उन्होंने इस्तीफा दिया और वो क्या छोड़ के चले गए हैं, नेपाल जो है उसको छोड़ के चले गए हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं तो आप यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी आग लगाई गई है। अब आप कहेंगे कि ये कहाँ पे आग लग रही है, तो ये जो है नेपाल के प्रेसिडेंट पे भी, प्रेसिडेंट के जो घर है, उनके जो रेजिडेंट है वहां पे भी आग लगा दी गई है, जिसको देखते हुए यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो भी नेपाल को छोड़ के भाग गए हैं। यानी एक प्रोटेस्ट जो सोशल मीडिया बैन के लिए शुरू हुआ था, आज वो इतनी वायलेंट स्टेज पे पहुंच चुका है कि यहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो प्रेसिडेंट है, वो ही नेपाल को छोड़कर भाग रहे हैं और उन्हीं के घर को आग लगाई जा रही है। और लोग देखिए, लोग बहुत ज्यादा इस चीज से खुश भी हैं। अब आप देखेंगे इसके साथ ये नहीं, अगर हम बात करते हैं तो आर्मी ने अदर जो पॉलिटिशियंस है अपार्ट फ्रॉम प्रेसिडेंट और इंक्लूडिंग अ प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर क्या किया है, बाकी पॉलिटिशियंस को इवैक्यूएट किया है, क्योंकि वहां की सिचुएशन इतनी ज्यादा वायलेंट हो चुकी है कि लोग जो हैं बहुत ही ज्यादा वायलेंट स्टेज पे पहुंच चुके हैं, घरों में आग लगा रहे हैं। अभी आगे भी मैं आपको दिखाऊंगी कि फाइनेंस मिनिस्टर जो है उनके पीछे लोग पड़े हुए थे, वो भाग रहे थे और किसी ने उनको लात जो है वो मार दी थी। ये देखिए, अब सवाल ये उठता है कि जो प्रोटेस्ट है ये शुरू क्यों हुआ? ये जो 26 सोशल मीडियाज पे बैन लगी है, इसका रीजन क्या था? तो रीजन था करप्शन। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ये जो वीडियो चल रही है इसमें आप ना बहुत लोगों की फोटोज देख रहे हैं, राइट? अब ये सारे फोटोज किसकी है? जो आपके नेपाल के पॉलिटिशियंस के बच्चे हैं उन लोगों की है। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो नेपाल के पॉलिटिशियंस है वो बहुत ज्यादा करप्ट पॉलिटिशियंस है, बिकॉज उनके जो बच्चे हैं वो फॉरेन में स्टडी कर रहे हैं, फॉरेन में एक बहुत ज्यादा लेविश जो है लाइफ जी रहे हैं। और इसी चीज को जब नेपाल के जेनजीज ने या फिर नेपाल के यूथ ने देखा तो वो बहुत ज्यादा भड़क गए। उन्होंने कहा कि नेपाल का पैसा है ये कहाँ जा रहा है, ये करप्शन में जा रहा है, क्योंकि अगर ये वाइट पैसा है तो फिर ये सबके पास होना चाहिए ना, ये सिर्फ लिमिटेड पॉलिटिशियंस के पास क्यों है? इसी वजह से जो है नेपाल की गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया पे क्या लगा दिया था? बैन लगा दिया था। और इसी वजह से जो है जेनजीज आज अपने हक के लिए जो है कहां पे उतर चुके हैं? प्रोटेस्ट के लिए उतर चुके हैं। लेकिन हक की लड़ाई के लिए किसी का घर जला देना सही है या नहीं, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि हक मांगने के लिए और भी तरीके होते हैं, सिर्फ हिंसा का तरीका ही नहीं सही होता अपना हक मांगने के लिए। जब हम आगे चलते हैं, देखिए मैं बात कर रही थी एक वीडियो की जिसमें मैंने कहा था कि देखिए यहाँ पे जो है नेपाल के वित्त मंत्री जो हैं उनको दौड़ाया जा रहा है, उनके पीछे देखिए सारे जो जेनजी लोग हैं वो भाग रहे हैं उनको पकड़ने के लिए, और किसी ने जो है उनको धक्का भी मारा। वो तो यहाँ पे किसी इंसान ने उनको उठाया और लेके भागने लगे कि भाई इनको भी कहीं ये जो है हार्म ना कर दे, क्योंकि इतने ज्यादा वायलेंट स्टेज पे हैं, जब ये घर को जला सकते हैं तो एक इंसान को तो हार्म करना कुछ शायद से बड़ी बात नहीं होगी। और अगर मैं इसका प्रमाण दूं तो बहुत लोगों की जान जा भी चुकी है। कल का अगर आंकड़ा देखते हैं तो कल का आंकड़ा 14 का था, लेकिन आज वो आंकड़ा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। कल तो सिर्फ 100 ही लोग घायल थे, लेकिन आज उन घायल लोगों का जो आंकड़ा है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इट मींस जो प्रोटेस्ट किसके लिए शुरू हुआ था कि करप्शन जो है हो रही है नेपाल में, करप्शन जो है नहीं होनी चाहिए, ये जो डेमोक्रेसी है,
ठीक है, ये हमें नहीं चाहिए, हमें मोनार्की चाहिए। आज ये एक बहुत ही ज़्यादा वायलेंट स्टेज पे पहुंच चुकी है कि लोगों के यहाँ पे जान जा रही है, लोग यहाँ पे इंजर्ड हो रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है, घरों को आग लगाई जा रही है, और ये सारी चीज़ें नॉर्मल जो है यहाँ पे मानी जा रही है। अब ये तरीका सही है या नहीं है, ये आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके अकॉर्डिंग क्या ऐसे वायलेंट तरीके से हक मांगना सही है या नहीं। जब हम आगे चलते हैं, यहाँ पे ये तो चलो नेपाल के अंदर प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि ये जो प्रोटेस्ट है ना वो चाइना वर्सेस अमेरिका हो चुका है। क्यों? बिकॉज नेपाल ने जैसे सारे सोशल मीडिया एप्लीकेशंस को बैन कर दिया है, तो चाइना चाहता है कि अब नेपाल जो है वो चाइना के सोशल मीडिया एप्लीकेशंस को यूज करे, और वहीं अगर हम बात कहते हैं तो अमेरिका चाहता है कि भाई जो नेपाल है वो अमेरिका के सोशल मीडिया एप्लीकेशंस जो है यूज कर सके। यानी ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, इसके अलावा भी जो है एक लड़ाई चल रही है कि अब नेपाल में कहां के सोशल मीडिया एप्लीकेशंस जो हैं यूज किए जाएंगे। जब हम आगे चलते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये पहली बार नहीं है कि एक छोटा सा मुद्दा, क्योंकि ये मुद्दा छोटा ही था कि सोशल मीडिया एप्लीकेशंस पे बैन लगा दिया। मैं करप्शन के मुद्दे की बात नहीं कर रही हूं यहाँ पे, मैं इस मुद्दे की बात कर रही हूँ कि सोशल मीडिया पे बैन लगा दिया गया, और उसकी वजह से आज ये जो प्रोटेस्ट है वो क्या है, इतना बड़ा बन चुका है। इसी तरीके से प्रोटेस्ट जो है वो एक बांग्लादेश में भी शुरू हुआ था, जो सिर्फ किसके रिगार्डिंग था, रिजर्वेशन के रिगार्डिंग था। ठीक है, एंड इस एक लड़के के रिजर्वेशन के रिगार्डिंग प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, और ये इतना ज्यादा हिंसक बन गया था, इतना ज्यादा वायलेंट हो गया था, इतना ज्यादा ब्रॉड लेवल पे चला गया था कि यहाँ के प्राइम मिनिस्टर को एट द एंड रेजिग्नेशन जो है देना पड़ा था। यानी ये पहली बार नहीं है कि जो छोटे छोटे मुद्दे हैं वो इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को यहाँ पे रिजाइन देना पड़ता है। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ तो अमेरिका के साथ साथ कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो शायद से ऐसा चाहती भी थी कि जो इंडिया की नेबरिंग बाउंड्रीज हैं, जैसे कि श्रीलंका हो गई, जैसे कि बांग्लादेश हो गई, जैसे कि म्यांमार हो गई, और अब नेपाल हो गई, कि यहाँ पे जो है डिस्टर्बेंस आपकी मेंटेन रहे, क्योंकि अगर डिस्टर्बेंस यहाँ पे मेंटेन रहेगी तो क्वाइट ऑब्वियस इंडिया पे भी अफेक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ कि क्या सच में इंडिया पे अफेक्ट पड़ता है, सो द आंसर इज नो। इंडिया के लीडर्स जो हैं वो शायद से इतने स्ट्रांग हैं, ठीक है, उनकी ग्लोबल इमेज इतने स्ट्रांग है, उनके स्ट्रैटेजी मेकिंग इतने स्ट्रांग है, और उनको पता है कि किस तरीके से चीजों को हैंडल करता है कि इंडिया जो है इन सारी चीजों से जो है बचा हुआ है। वरना सोचिए ना, बांग्लादेश में कभी कोई प्रोटेस्ट होता है, नेपाल में प्रोटेस्ट चल रहा है, म्यांमार की कभी कोई सिचुएशन आती है, श्रीलंका की अभी सिचुएशन आई थी कि भाई पार्लियामेंट में लोग घुस गए थे, क्या इंडिया ने इस चीज को अच्छे से नहीं संभाला? संभाला। कैसे संभाला? क्योंकि इंडिया के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनमें इतनी पावर है कि वो इंडिया को इंटरनली और एक्सटर्नली इन सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो चाहे फिर कोई भी कंट्री सोच ले कि इंडिया के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकती है, उनकी नेबरिंग कंट्रीज में अगर डिस्टर्बेंस होगी, तो शायद से वो भूल रहे हैं कि इंडिया के पास कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो हमेशा इंडिया के लिए खड़े रहे हैं और आगे भी खड़े रहेंगे, और इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखेंगे कि शायद से बाहर कुछ भी होता रहे, घर के अंदर कैसे लोगों को प्रोटेक्टेड रखना है। अगर मैं बात करती हूं तो यहाँ पे एक और चीज के बारे में बोला जा रहा है कि देखिए ये सारी चीजें जो हो रही हैं, ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या इसके पीछे डीप स्टेट का रोल है? अब आप कहेंगे कि मैम ये डीप स्टेट होता क्या है? तो देखिए डीप स्टेट का मतलब है एक तरीके से ग्रुप होता है, ठीक है। अब ये ग्रुप कोई भी हो सकता है, कोई एंटरप्रेन्योर्स भी हो सकते हैं, कोई इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, यानी मैं भी इस ग्रुप की जो है पार्ट हो सकती हूँ, चाहे तो कोई एक्टर एक्ट्रेसेस पार्ट हो सकते हैं, कोई बड़े से बड़े बिजनेसमैन जो हैं वो इसके पार्ट हो सकते हैं, राइट। नाउ द पॉइंट इज, ये वो लोग होते हैं जिन लोगों को किसी भी कंट्री के सिटीजन्स ने नहीं चुना टू बी अ लीडर, बट स्टिल इनके पास इतनी अथॉरिटी आ जाती है, इनके पास इतनी इन्फ्लुएंस करने की पावर होती है कि ये डिसीजंस को जो है किसी कंट्री के इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी एक सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि जो नेपाल में ये प्रोटेस्ट चल रहा है, क्या ये किसी डीप स्टेट की वजह से है? क्या ये डीप स्टेट कोई कंट्री है? क्या डीप स्टेट कोई नेपाल के इंटरनली ही कोई ग्रुप है जो क्या कर रहा है, लोगों को इतना इन्फ्लुएंस कर रहा है कि आप जो है इतने वायलेंट स्टेज पे जाके क्या
क्या कीजिए, प्रोटेस्ट कीजिए। क्या ये सच में एक हक की लड़ाई है या फिर इसके पीछे कोई और रीजन है? जरा इस बात को अच्छे से सोचिएगा, बिकॉज ये सच में कंसर्निंग बात है। बिकॉज जेनजी ही हमारा क्या है, आने वाला कल है। और अगर आने वाला कल आज से ही इतना वायलेंट है तो देखिए हमें जो है घबराने की जरूरत तो है। इसी के साथ इन सारे सवालों का जवाब जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आप मुझसे कनेक्टेड होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक एंड इंस्टाग्राम लिंक दोनों ही प्रेजेंट है, आप उसको क्लिक करके मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन इन सारे सवालों को जवाब जरूर देना कि हक की लड़ाई के लिए इतना वायलेंट होना सही है या नहीं है। कि जो जेनजीज हैं, जो हमारा आने वाला कल है, जो हमारा यूथ है, ठीक है, अगर वो आज इतने वायलेंट है तो कल हमारा सुरक्षित है या नहीं है। इन सारी चीज़ों का जो जवाब है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ रियली नाइस डे।